आइए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा 6 संबंधी नियम। व्यंजन संधि का तीसरा नियम हमारा होता है 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें एक ही नियम हमारे सामने आता है और वह नियम आता है कि यदि किसी भी स्वर का संयोग 6 से हो जाता है, किसी भी स्वर का संयोग 6 से हो जाता है तो 6 से पहले क्या जुड़ जाता है? च जुड़ जाता है। 6 से पहले स्वर रहित च जुड़ जाता है। जैसे हमारे सामने उदाहरण आता है और उदाहरण दिया जाता है v प्लस छेद। v प्लस छेद, देखिएगा दोस्तों ये वह है, जब इस वह को खोलते हैं तो इसमें से क्या बाहर निकलती है? ई बाहर निकल जाती है और ई का संयोग किससे होता है? 6 से होता है। ये 6 में से हमने क्या निकाली? ए बाहर निकाल दी और इसके आगे क्या आ जाएगा? द आ जाता है। द में से भी ए निकल जाए। ये वर्ण विच्छेद हो गया इसी शब्द का। देखिए संयोग कहाँ हो रहा है? ई का और 6 का। और हमने नियम देखा कि यदि 6 से पहले कोई भी स्वर आ जाता है तो 6 से पहले आधा च जुड़ जाता है। देखिएगा ये जो v है ये हमारी जो कि त्यों आ जाती है। इस 6 से पहले क्या जुड़ जाएगा? आधा च जुड़ जाएगा और ये छेद यहाँ से जो कि त्यों आ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? विच्छेद शब्द बन जाता है। देखिए समझ पाए, यदि किसी भी स्वर का संयोग 6 से होता है तो 6 से पहले आधा च हमारे पास जुड़ जाता है। 6 से पहले आधा च आ जाता है। चलिए अगला नियम मैं लेती हूँ। 6 संबंधी नियम एक ही था हमारे पास। अगला नियम हमारे पास आ जाता है मैं संबंधी नियम। अगला नियम क्या है? मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम में देखिएगा, मैं संबंधी नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी, पहला नियम इसमें बन जाता है, यदि मैं का संयोग किसी भी वर्गीय व्यंजन से होता है, वर्गीय व्यंजन से होता है तो मैं का पंचम वर्ण बन, मैं जो होता है यह पंचम वर्ण में परिवर्तन होकर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला नियम है यदि मैं का संयोग किसी भी वर्गीय व्यंजन से हो जाए। वर्गीय व्यंजन का अर्थ क्या है? हमारा स्पर्श व्यंजन। जो हमारे स्पर्श व्यंजन है 25, ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि ये 25 5 वर्गों के व्यंजन होते हैं और ये 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों के 5-5 व्यंजन होते हैं और ये टोटल कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। नियम कहता है कि यदि मैं का संयोग किसी भी वर्गीय व्यंजन से हो जाए, यानी इन 25 व्यंजनों में से किसी के साथ भी हो जाता है, तो यह मैं पहले उसके पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है और फिर अनुस्वार के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे हमारे पास शब्द दे दिया जाता है और शब्द हमें, उदाहरण हमें दे दिया जाता है सम प्लस तोष। उदाहरण दिया सम प्लस तोष। देखिए ये मैं है और मैं का संयोग किससे हुआ? तय से, और तय क्या है? किसी वर्ग का व्यंजन है। तो ये जो मैं होगा ये पहले तो इस तय के 5वें वर्ण में बदलेगा। तय का 5वां वर्ण क्या होगा? न हो जाएगा। मैं आधा है तो न भी क्या होगा? आधा हो जाएगा और फिर किसके रूप में लिखा जाएगा? अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। तो ये जो स है ये यहाँ से ज्यों का त्यों आ जाता है। ये मैं था, ये किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल जाता है और तोष शब्द यहाँ से ज्यों का त्यों आ जाता है और शब्द क्या बन जाता है? संतोष शब्द बन जाता है। अब चाहे संतोष शब्द का हमें संधि विच्छेद करवाए तो हमें पता है ये वर्गीय व्यंजन है और ये वर्गीय व्यंजन से पहले कोई भी अनुस्वार लिखा हुआ है तो यह इसका 5वां व्यंजन है और ये 5वां व्यंजन किससे बना हुआ है? मैं से बना हुआ है। ठीक है, तो ये नियम था हमारा पहला कि यदि मैं का संयोग किसी भी वर्गीय व्यंजन से होता है तो मैं का पंचम वर्ण बनकर वह अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों दूसरी बात ध्यान दीजिएगा,
कि इस शब्द को अगर मैं इस तरह से लिखना चाहती, है ना, संतोष, अगर इस तरह से लिखूं इसको, तो ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, लेखन की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि हिंदी में एक नियम है कि यदि यहाँ किसी व्यंजन का वर्ग, किसी भी वर्ग का व्यंजन है और उससे पहले उसी का पांचवा है, तो वो हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, वो कभी भी आधा नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ अगर किसी भी वर्ग का कोई व्यंजन है और उससे पहले उसका पांचवा वर्ण आधा है, तो वह वर्ण हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, आधा नहीं लिखा जाएगा। आधा कब लिखा जाता है वो भी हम आगे चर्चा करते हैं। ये समझ आया कि यदि मैं का संयोग किसी भी वर्ग के व्यंजन से होगा तो मैं पहले इसके पांचवे में बदलेगा और फिर अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, आधे के रूप में नहीं लिखा जाएगा। किसमें? अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। अगला नियम हमारे पास आता है कि यदि मैं का संयोग किसी भी अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, अंतस्थ व्यंजन से हो जाता है या ऊष्म व्यंजन से हो जाता है। अंतस्थ होते हैं हमारे ये र, ल, व। ऊष्म होते हैं हमारे श, से और है। ये जो हैं ये हमारे ऊष्म कहलाते हैं। यदि मैं का संयोग ये र, लव या फिर श, से, है से हो जाता है तो मैं का अनुस्वार बन जाता है। इस समय मैं सीधा किस में लिखा जाएगा? अनुस्वार में। क्यों? क्योंकि इनका कोई पांचवा व्यंजन नहीं होता है कि ये जो मैं है ये पहले इनके पांचवे में। पांचवा सिर्फ किसका होता है? वर्गीय व्यंजन का ही होता है। जो वर्ग के व्यंजन होते हैं 25, इनका ही पांचवा होता है। अंतस्थ और ऊष्म का कोई पांचवा नहीं होता, इसलिए यहाँ सीधा अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण आ जाता है सम प्लस योग। दोस्तों सम प्लस योग की बात करें तो ये जो मैं है इसका संयोग किसके साथ हुआ? यह के साथ। यह क्या है? आपका एक अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है तो मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। मैं का अनुस्वार बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? ये स हमारे पास यहाँ से आ गया, ये मैं है ये अनुस्वार में बदल गया जो इस वर्ण के ऊपर लिखा जाएगा, और योग यहाँ से बन गया और शब्द क्या हो गया हमारे पास? संयोग शब्द हो जाता है। अगला नियम हमारे पास में आता है, यदि मैं का संयोग किसी वर्ग के पंचम वर्ण से हो जाए। यदि मैं का संयोग किसी वर्ग के पंचम वर्ण से हो जाता है तो मैं का मैं ही लिखा जाता है। इस समय ये पांचवे में परिवर्तित होकर अनुस्वार नहीं बनता है, तो मैं का क्या रह जाता है? मैं ही रह जाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण आता है सम प्लस मान। सम प्लस मान को देखें तो मैं का संयोग किसके साथ हो रहा है? मैं के साथ ही हो रहा है। तो शब्द क्या बनेगा? मैं का मैं रह जाएगा, स यहाँ से ज्यों का त्यों आ गया। ये मैं आधा था तो आधा का आधा रह गया और मान शब्द पहले ही रह गया और शब्द क्या बन गया? सम्मान शब्द हमारे सामने बन जाता है। हमें ध्यान रखना है कि यदि मैं से पहले आधा मैं आ रहा है तो किससे बना हुआ है? ये आधे मैं से ही बना हुआ है। बस इसको कट करना, इस पे हलंत लगाना और बीच में प्लस का निशान लगा देना, इस सम्मान शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए, ये थे हमारे मैं संबंधी नियम कि यदि मैं के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आता है तो मैं पहले उस वर्गीय व्यंजन के पांचवें वर्ण में बदलता है और फिर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद आता है यदि मैं के बाद कोई भी अंतस्थ या कोई ऊष्मीय व्यंजन आ जाता है तो मैं सीधा किस में चला जाता है? अनुस्वार में चला जाता है। उसके बाद है यदि मैं के बाद कोई भी पंचम वर्ण आ जाता है तो मैं ही लिखा जाता है। मैं जो होता है वो परिवर्तित न होता है और मैं के मैं रह जाता है। चलिए आगे हम नियम देखते हैं। व्यंजन संधि का एक नियम और हमारे सामने आता है और वो नियम आता है स्वर संबंधी नियम। कौन सा नियम आ जाता है? स्वर संबंधी नियम। अगला नियम हमारे पास में आता है स्वर से संबंधित कि यदि स्वर का संयोग किसी भी व्यंजन से हो तो किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला नियम हमारे सामने आ जाता है
कि यदि किसी भी स्वर का संयोग, किसी भी स्वर का संयोग यदि स से पाया जाता है, किसी भी स्वर का संयोग यदि दंत्य स से होता है तो यह स इस स में बदल जाता है। यदि स्वर का संयोग किसी दंतीय स से होता है तो दंतीय स किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे हम उदाहरण देखें, उदाहरण हमारे पास में आ जाता है v प्लस सम। ध्यान दीजिए दोस्तों, v प्लस सम, इस व को जब हम खोलेंगे तो इससे क्या बाहर निकल जाएगी? ई, और ई का संयोग किसके साथ हो रहा है? स के साथ। ई एक स्वर है, यदि किसी भी स्वर का संयोग, यदि किसी स्वर का संयोग आपके दंतीय स से होता है तो ये दंतीय स किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। और हमारे पास शब्द क्या बन गया? इस वी को यहाँ से ज्यों का त्यों उठा लिया, और ये जो स था ये किस में बदला? इस स में बदल गया, और मैं यहाँ से आ गया और शब्द क्या बन गया? विषम शब्द बन गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस विषम शब्द का संधि विच्छेद बहुत बार हमसे पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रहे ये स किससे बना हुआ है? इस स से बना हुआ है। ये जो हमारा मूर्धन्य स है ये दंत्य स से बना हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा v प्लस सम। चलिए अगला नियम स्वर से संबंधित हमारे पास आता है। स्वर से संबंधित नियम में अगला नियम लेते हैं कि यदि कहीं पर भी पूर्व पद में री, रे और मूर्धन्य स आ जाते हैं, यदि कहीं पर भी पूर्व पद में री, रे या मूर्धन्य स आ जाते हैं और इनका संयोग उत्तर पद के किसी भी वर्ण से होगा तो उत्तर पद में आने वाला न किस में बदल जाएगा? अण में बदल जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यदि पूर्व पद में किसी शब्द में कहीं पर भी आपको री, रे और स वर्ण दिखाई देते हैं तो उत्तर पद में आने वाला न किस में बदल जाएगा? अण में बदल जाता है। इधर ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमारे सामने उसने दिया परि प्लस मान। परि प्लस मान शब्द हमारे पास दिया, परि प्लस मान। अब देखिएगा यहाँ क्या पूर्व पद में कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि अंतिम वर्ण हो पूर्व पद का, पूर्व पद में कहीं पर भी अगर इन तीनों वर्णों में से कोई एक वर्ण दिखाई देता है तो उत्तर पद में आने वाला न किस में बदल जाता है? अण में बदल जाता है। जैसे हमारे पास ये जो परी थी जो कि त्यों आ जाता है, और माँ भी आ जाता है, और ये जो न होता है ये किस में बदल जाता है? अण में बदल जाता है, और शब्द क्या बन जाता है? परिमाण बन जाता है। इसी तरह से एक और उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। जैसे उदाहरण हमारे पास आता है परि प्लस नाम। देखिए इस समय तो जो न था इसका संयोग नहीं हो रहा था, लेकिन संयोग की आवश्यकता नहीं, हमें उत्तर पद में कहीं पर भी न मिल जाता है तो वो किस में बदल जाता है? अण में बदल जाता है। यदि पूर्व पद में कहीं पर भी आपके री, रे और स हैं तो उत्तर पद में आने वाला न अण में बदल जाएगा। इससे क्या बन जाएगा? परी हमारे पास जो कि त्यों है, ये रे आने की वजह से इस न में का परिवर्तन किस में हो गया? अण में हो गया। परी और ये जो न था ये अण में बदल गया, की मात्रा यहाँ आ जाती है और शब्द क्या बन जाता है? परिणाम बन जाता है। इसी तरह से एक और उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। उदाहरण हमारे सामने आ जाता है राम प्लस अयन। राम प्लस आयन शब्द, ध्यान रखिएगा राम प्लस आयन नहीं होता है। बहुत सी बुकों में आपको आयन मिलता है, बहुत सी बुक्स में आपको आयन मिलता है, आयन नहीं होता, आयन होता है। राम प्लस आयन, तो देखिएगा राम शब्द में ये रे यहाँ पर आया और ये रे आने की वजह से ये न किस में बदल गया? आपके अण में बदल जाता है, और शब्द क्या आ जाता है? रा, ए, इसका ए और इसका ए मिलकर क्या बना दिया? आ बना देते हैं। रामा, और ये इस न को किस में बदल दिया? अण में, और शब्द क्या हो गया? रामायण। ध्यान दीजिए रामायण शब्द में दोनों संधियों का नियम लग रहा है, स्वर संधि का भी और
व्यंजन संधि का भी। अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सा शब्द दोनों संधियों का उदाहरण है, तो रामायण दोनों संधियों का उदाहरण है, स्वर संधि का भी और व्यंजन संधि का भी। दोस्तों आशा रखती हूँ ये व्यंजन संधि आपको समझ आई होगी। व्यंजन संधि की हमारी 3 क्लासेज हैं, तीनों क्लासेज को आप कंप्लीट देखिए ताकि व्यंजन संधि अच्छे से समझ आ जाए।